नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। अक्टूबर माह में बारिश के बाद संक्रामक बीमारियों का संक्रमण होने लगता है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सतर्क है। वही जरूरी जांच के साथ ही जागरूक करते हुए लोगों को दवाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण अंचलों में आशा द्वारा जागरूक करते हुए लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव से लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी होने का भय रहता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों व हड्डी में दर्द हो तो तुरंत जांच कराएं। अपने घर व आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कहीं भी पानी न इकट्ठा होने दें। घर में सभी लोग सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को पूरी बांह का शर्ट पहनाएं। यदि रात में तेज बुखार हो जाए तो घरेलू उपचार के रूप में ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर सीना छोड़कर पूरा बदन पोंछें। इससे धीरे धीरे बुखार का असर कम होने लगेगा। यदि कई दिनों से बुखार के पीड़ित हैं और प्लेटलेट घट रहा है तो डेंगू की जांच कराने के साथ बकरी का दूध, पपीते के पत्ते का जूस, काढ़ा, कीवी का सेवन करें और इलाज करवाएं। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी माह चलाया जा रहा है, जिसमें आशाएं बुखार के मरीजों और ILI मरीजों को चिन्हित कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। और वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया की शिकायत आ रही है, मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना व्यवस्था की अपने अस्पताल में और क्या क्या बचाव करना चाहिए इसके बारे में? जैसा कि रेनी सीजन के बाद जो आता है मंथ, जिसे जुलाई से अक्टूबर तक कहा जाता है, डेंगू मलेरिया का ही सीज़न होता है। इसमें बचाव है कि आप अपने घर में कहीं साफ पानी एकत्रित न होने दें। कूलर का पानी है या कहीं टूटा फूटा बर्तन है उसमें कोई पानी है तो उस पानी को ख़त्म करें जहाँ ये मच्छर पैदा होते हैं। और हमारी आशाएं हैं, संचारी रोग नियंत्रण माह चल ही रहा है हमारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें घर घर जा के बुखार के मरीजों का चिन्हीकरण, कोविड लाइक सिम्टम है ILI वाले मरीजों का चिन्हीकरण, TB के मरीजों का चिन्हीकरण कर रही हैं और जागरूक भी कर रही हैं कि घर में आप लोग फुल कमीज पहने। मच्छर, ये डेंगू का मच्छर जनरली सुबह शाम वक्त पे ही काटता है। तो इसमें हम स्कूलों में भी हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल ये अभियान चल रहा है संचारी रोग नियंत्रण माह में। इसमें 12 विभाग लगे हुए हैं। तो शिक्षा विभाग का भी है कि स्कूलों में बताते हैं बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहने, जूता मोजा इस समय पहने, क्योंकि सुबह शाम के वक्त में ये दिन में ही मच्छर काटता है डेंगू का। अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अस्पताल हमारे इसके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट है, वो जो हमारे लैब में उपलब्ध है। और डेंगू तो वायरल बीमारी है, इसमें जनरली पैरासीटामोल ही इसका ट्रीटमेंट है और कोई ऐसी नहीं। अगर कोई होता है संक्रमण तो हम उसका अर्ली जांच करके अगर कोई गंभीर लक्षण आते हैं तो हम जिला अस्पताल भेज देते हैं। इधर बीच आपके OPD बढ़ी हुई है, मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है कि? हाँ, सर्दी जुकाम इसके भी बड़े हैं। मलेरिया डेंगू के तो अभी इतना नहीं। बाहर से कुछ संदिग्ध मरीज आते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं। अपने क्षेत्रों में तो इस तरह भी नहीं है, लेकिन हमारे संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है। आजमगढ़ जिले के गुजरिया के थाना क्षेत्र के ग्राम अंडाखोर टिकरिया में एक पीड़िता लायक परवीन पत्नी मोहम्मद अकरम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीड़िता लायका परवीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि 12 अक्टूबर 2022 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास हमारे ही गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग पुरानी रंजिश को लेकर मुझे भद्दे गालियां देते हुए हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरी बच्ची आई तो उसके साथ भी गाली गुप्ता करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। वह लोग मनबड़ किस्म के आदमी हैं। हमने इसकी सूचना भी दरियागंज थाना पर दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मामले की जांच करवाते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सुनिए। क्या नाम है आपका? लायका परवीन। कहाँ की रहने वाली है? अंडाखोर टिकरिया। थाना? थाना बिलरियागंज। क्या मामला है, क्या यहाँ पर आई है? साहब रात में जो 11:30 बजे हमारे घर में नसीम साहब हल्के हमको बेइज्जत भी करना चाहे, हमारे बच्चों को हमको मारे पीटे, हमारे गले से चैन खींच कर लेकर चले गए और बोले कि थाने पर जाओगी तो तुम्हारा जान मार देंगे। उनसे कोई रंजिश आपको? हाँ, रंजिश थी, तभी ना हमारे घर में कोई नहीं था। आके घुस के हमको गरीब जान के हमारे साथ दबंगई किए, हमको बेइज्जत करना चाहे। हम अपना बचने के लिए कुछ उपाय किए तो हमारे गले से हमारा चैन भी खींच कर लेकर भाग गए और बोले कि थाने पर जाओगी। कौन लोग छीन के भागे? क्या नसीम हमारे साथ ऐसा किए और हमारा चैन लेकर गए। थाने पर सूचना दी तो क्या? थाने पर सूचना दिए SO साहब को, तो
बोले कि हम भेजेंगे दरोगा को, अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई, कोई नहीं गया घर पे। आज आप यहाँ सूचना दिए, क्या कहें? अभी यहाँ सूचना नहीं दी है, अभी हम आए हैं, अब जाएंगे अंदर तब सूचना देंगे। आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा सपा विधायक नफीस अहमद ने बाढ़ प्रभावित तिवारा क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों सहित स्थानीय लोगों से मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। अपने इस दौरे में सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार आई बाढ़ ने 1998 में आई बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है और ज़्यादा संख्या में लोग विस्थापित हो बंदे पर शरण लिए हुए हैं। फिर भी भाजपा की सरकार आंखें मूंद सो रही है और आला अधिकारियों के कई दौरों के बाद भी देवारा क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया, जिसके कारण नष्ट हुई फसलों के मुआवजे का संकट किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व हमने स्थानीय आला अधिकारियों सहित सरकार को भी बाढ़ से बचाव की समुचित व्यवस्था करने को कहा था, फिर भी सरकार व आला अधिकारी बाढ़ आने का इंतजार करते रहे। ऐसे तमाम बातें कहीं सुनिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो, डॉक्टर्स के पास दवाई अवेलेबल हो कि फ़ौरन इलाज मिल सके, और हर चौकी पे कम से कम 3 स्टीमर्स की व्यवस्था हो कि इमरजेंसी में वो स्टीमर हमारे लोगों को बचाने के काम आ सके। इन सारी चीज़ों का हम मांग करते हैं। और जितना नुकसान हुआ है, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, उन फसलों का सरकार मुआवजा देने का काम करे। और हम समाजवादी लोग, हमारे साथ माननीय विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं साथ में, हम लोग प्रशासन से भी मिलने का काम करेंगे। और आने वाले सत्र में अक्टूबर लास्ट नवंबर की फर्स्ट वीक में सत्र 48 घंटे का चलने वाला है, उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे देवरांचल के लोगों को मुआवजा न मिल जाए, उनको इंसाफ न मिल जाए, तब तक हम लोग समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक व्यथा और है, आज 20 साल से जो यहाँ नाव चलती है उसका एक मानक रखा गया उनको रेट देने का। आज 20 साल से जो जिनका नाव है उनको 350 रुपये और जो नाव खेते हैं उनको 250 रुपये। ये कहाँ तक तर्कसंगत है आज के भौतिकवाद में? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, और ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल पूछ लिया, इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। जिस तरीके से विधायक जी, ये देवारांचल अब की बार फिर बाढ़ से ग्रसित हो गया, पकी पकाई लगभग फसलें बर्बाद हो गई, अभी तक ये बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस बार जो है बाढ़ जो आई है, इसने 98 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जब पानी थोड़ा सा आया हुआ था तो मिलकर प्रशासन से इस बात को कहा गया कि आप इसकी पूरी तैयारी करिए, क्योंकि कभी भी ये स्थिति जो है विकराल हो सकती है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और आज नतीजा ये है कि पूरा हमारा जो क्षेत्र है बंधे के इधर का, उसमें घरों तक पानी घुस रहा है। नाव का जितना इंतज़ाम होना चाहिए, स्टीमर्स होने चाहिए, वो नहीं अवेलेबल है। लाइट कई गांव की काट दी गई है, अंधेरे में पूरा गांव डूबा हुआ है। वहां पर किस तरीके से रोशनी का इंतज़ाम हो जिससे जहरीले जो जानवर हैं वो पानी भरने की वजह से गांव में सूखे की तरफ बढ़ गए। आदमी के जान का खतरा है। अभी कल एक 45 वर्षीय जो है मलापुरवा की तरफ वो डूब गए, अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। मेरी एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने कहा कि गोताखोर लगे हुए हैं, ढूंढा जा रहा है। लेकिन अभी जब मैं उस गांव के लोगों के बीच से आ रहा हूं तो उन्होंने बताया कि रात में 1 घंटे के लिए लोग आए और उसके बाद चले गए। तो ये स्थिति है कि लोग घरों पे अपने खाना नहीं को राहत मिल सके। एक और चीज़ है, ये बंधे के उत्तर साइड में ये क्षेत्र असाध्य घोषित कर दिया गया है बहुत पहले से।
असाध्य होने की वजह से यहाँ जो कनेक्टिविटी, जो गांव से कनेक्टिंग जो छोटे मोटे पुल हैं वो नहीं बन पा रहे। आपका दूसरा पीरियड है विधायक होने का, इस पे इसको कम से कम आपको याद होगा, आप बहुत पुराने साथी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की। लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने देवारा के उत्तर के लोगों को बंधे से कनेक्ट करने के लिए रपटा पुल बनाने का काम किया। यहीं पर देवारा के लोगों की मांग थी कि वो बाजार करने गोरखपुर जाते हैं, कितनी आसानी से गोरखपुर चले जाएं। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल 2017 से लगातार मैंने पुल की मांग की, चिकनावा ढाले की, और अपने इधर के पुल की मांग की, कुड़ई की मांग की। तो हमारे पास माननीय सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आता है विधानसभा में कि ये फ्लड एरिया, इसलिए यहाँ काम नहीं हो सकता। आप बताएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किस तरीके से हमारी सरकार में वो पुल बन रहे थे, लोगों को जोड़ने का काम हो रहा था, रास्ते का काम हो रहा था। हम लोग अपनी निधि से यहाँ पे सीसी इंटरलॉकिंग कराने का काम करते हैं। जो जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये सोलिंग भी मेरी कार्यकाल 2017 में अपनी निधि से मैंने कराया। हम लोग करा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। सरकार मस्त है दूसरे कामों में, उसको जनता का सरोकार नहीं है। आज आप देख लें सरकार किस मुद्दे पे काम कर रही है। आप ये बताइए, हमारी सरकार थी तो हम पुल बना रहे थे, पुलिये बना रहे थे, रपटा पुल बना रहे थे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत में श्री बाल संघ दुर्गा पूजा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास सहित नगर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का आयोजन में हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष श्रवण यादव ने बताया कि दशहरे की मूर्ति विसर्जन के बाद प्रतिवर्ष भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज भंडारे का आयोजन किया गया है। वहीं जैनपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे समिति के पूर्व अध्यक्ष सतीश सोनकर ने 9 कन्याओं का पूजन करवाया और कहा कि समिति द्वारा आयोजित भंडारे में नगर के सभी लोग बड़ी संख्या के साथ आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। मां का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है और सभी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद लेकर घर जाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस मौके पर ज्ञानेंद्र मिश्रा, पप्पू पाठक, विवेक सोनकर, अजय पाठक, मुन्ना यादव, पवन श्रीवास्तव, डब्लू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? मैं सतीश सोनकर, GM2। अच्छा, ये आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया? सतीश सोनकर के 90 से 11 साल बाल संघ दुर्गा पूजा का अध्यक्ष रहा हूँ और इसी तरह 11 साल मैं जो है भंडारे का आयोजन भी किया और अपने टाउन एरिया के लिए माता से शुभकामनाएं का सबके लिए आशीर्वाद लिया। अच्छा, आपके द्वारा और क्या कार्यक्रम किया गया है? हर साल की भांति इस साल भी 9 कन्या का पूजन भी किया और पूजन करा के सारे नगरवासियों को खिलाने का काम किया। भंडारे का बढ़िया योजना भी किया और माता रानी से मैं मनाता भी हूँ कि हर साल इसी तरह मुझको सुरक्षित रखे रहें और इसी तरह हर साल भी कार्यक्रम इसी तरह मैं करता भी रहूं। माता रानी के आशीर्वाद से मैं अपने नगरवासी। आपका परिचय? मैं मुन्ना यादव, सभासद बाजार खास जैनपुर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया? यहाँ पे बाल संघ दुर्गा पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे सतीश सोनकर, जो कि यहाँ 9 वर्षों से बाल संघ दुर्गा पूजा के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान समय में यहाँ पे श्रवण यादव अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी के द्वारा उनके जो है यहाँ 9 बच्चियों का पूजन कराया गया है। इसके उपलक्ष्य में ये विगत हमेशा कई वर्षों से इनके द्वारा जो है ये भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से माता रानी के आशीर्वाद से करते रहेंगे। हम लोग उसमें माता रानी की कृपा से सहयोग करते रहेंगे। पूरे नगर वासियों के सुख। मेहनगर में नायब तहसीलदार कोर्ट का पिछले 14 जुलाई से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इसके पूर्व तत्कालीन SDM प्रेमचंद्र मौर्य ने अधिवक्ताओं के साथ 2 बार पहल किया।
नतीजा शून्य रहा। वही वर्तमान एसडीएम संत रंजन ने भी पहल किया गया बातें नहीं बैठी। वही अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक नायब तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल की वजह से वो अपवादकारी परेशान होते हुए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। सभी अधिवक्ता उपस्थित होकर अधिवक्ता संघ एक हैं के साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। अध्यक्ष श्री यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेहनगर तहसील पर तैनात नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह लूट-खसोट कर रहे हैं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्थानांतरण न होने तक अधिवक्ता संघ नायब तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार जारी रखेंगे। सभी ने समर्थन करते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारों के बीच एसडीएम संत रंजन को राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने पढ़कर सुनाया, वह ज्ञापन को प्रेषित किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि समस्या का हल शीघ्र नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन के साथ सड़क पर उतरने का निर्णय भी लेना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी सरोज, राज बहादुर सिंह, अनिल वर्मा, शिवानंद यादव, महेंद्र केसरवानी, अशोक यादव, दिलीप कुमार, राज बहादुर यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के रजादेपुर में आज मेले का आयोजन किया गया। चारों मार्गों की तरफ मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजी हुई थी। मेले में आसपास सहित दूरदराज के लोग भी लुत्फ उठाने के लिए आए थे। मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न हो और किसी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जैनपुर कोतवाली पुलिस भी अलर्ट मोड में रही। जगह जगह पुलिस बल के जवान शिरकत करते हुए नजर आए। वही जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे अपने दलबल के साथ मेले का भ्रमण करते रहे। इस दौरान उन्होंने मौखिक रूप से बातचीत में बताया कि मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसके लिए पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं जो पूरे मेले में भ्रमण कर रहे थे। इस मौके पर जैनपुर कोतवाली पुलिस में मुख्य रूप से एसआई उमेश कुमार, कांस्टेबल में मनीष श्रीवास्तव, अरुण, रामायण, अमर प्रसाद, अंजनी आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पबजी खेल को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें युवक को गोली लगी थी। हत्या विवाद से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। बता दें कि विजय कुमार चौधरी पुत्र कतवारू चौधरी ने, जो अलवल के निवासी हैं, थाना कोतवाली पड़ता है और जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने उपस्थित होकर थाना आकर लिखित सूचना दिया था कि 11 अक्टूबर की शाम 6 बजे मेरा पुत्र दिव्यांशु चौधरी घर से घूमने के लिए निक्की के हाथा की तरफ गया था। निक्की के हाथा के पास सौरभ यादव उर्फ निरहू पुत्र विंध्याचल यादव, राजू यादव उर्फ राजू पुत्र मनोज यादव, गुड्डू शर्मा पुत्र गणेश शर्मा, अभिषेक उर्फ निक्की पुत्र स्वर्गीय सुरेश उपाध्याय निवासीगढ़ मोहल्ला एलवल थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ भी वहीं घूम रहे थे। मेरे लड़के से इन लोगों ने कुछ कहा सुनी में गाली गलौज होने लगी। इस दौरान इन्हीं लोगों में से किसी ने मेरे लड़के दिव्यांशु चौधरी को गोली मार दिया, जिससे मेरा लड़का गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया। ये आसपास के लोगों द्वारा इलाज के अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू की और आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान इसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है इसमें। निजामाबाद में आजमगढ़ तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के वार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद हेतु रणविजय उर्फ मनोज राय, रमाश्री चतुर्वेदी और राम सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। मंत्री पद के लिए मिठाईलाल गौतम और रामजीत यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए छोटेलाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार चौहान ने नामांकन दाखिल किया। सह मंत्री पद के लिए विनोद कुमार यादव, रन्नू राम और अनिल कुमार प्रजापति ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोषाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद आजम ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर आज पूर्व अध्यक्ष
रणविजय राय ने अपने दर्जनों अधिवक्ता साथियों के साथ नामांकन हॉल में पहुंचकर पर्चा दाखिल किया और उन्होंने बताया कि वो एक बार दीवानी कचहरी में बार के मंत्री रह चुके हैं और 2 बार मंत्री, एक बार निजामाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन्होंने बताया कि हमने लाइब्रेरी और मीटिंग हॉल को प्रयास कर बनाया था और हमेशा अधिवक्ताओं के संघर्ष में सदा साथ रहूँगा। क्या नाम है सर? रणविजय राय उर्फ मनोज राय एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद। सर आज आपने पर्चा दाखिल किया है? आज मैंने अध्यक्ष पद हेतु पर्चा दाखिल किया है। इसके पूर्व मैं 2 बार मंत्री रहा यहाँ संघ का और 2 बार अध्यक्ष रहा। मैंने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक बड़ा हॉल बनवाया। दूसरा, मैंने लाइब्रेरी कक्ष में 2 हॉल बनवाए। किताबें मैंने लाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। मैंने ई लाइब्रेरी लाया, 1 लाख रुपया लाइब्रेरी के निमित्त लाया। ये अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए मैं पुनः एक बार मैदान में हूँ ताकि अधिवक्ताओं के सम्मान और मर्यादा का रक्षा हो सके, उनके संगठन को और मजबूती के लिए और शासन और प्रशासन से और सहयोग जो सामने आप टीम देख रहे हैं उसके बदले मैं चाहता हूं कि वहां अधिवक्ताओं के लिए भवन हो। इसके लिए मेरा प्रशासन से बात हो चुकी है और मैं किसी भी क्षण अगर चुनाव आप लोगों ने सहयोग किया और मैं अध्यक्ष हुआ तो मैं इस संघ में कम से कम 30 लाख रुपए का एक अधिवक्ता भवन लाऊंगा और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी किताबें या कोई भी होगा मैं हमेशा संघर्ष करके तैयार रहूँगा, उनके लिए सहयोग करूँगा। 10 अक्टूबर से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय तिवारी ने शुक्रवार को नेहरू हॉल में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी दैनिक दिनचर्या संयमित रखें, घर का बना ताज़ा खाना खाएं तथा योग एवं व्यायाम करें। इसे अपनाकर आप स्वस्थ जीवित व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि पूरे सप्ताह जनमानस को जागरूक करने के लिए गोष्ठी समेत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह में मंडलीय जिला अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त CHC व PHC पर निःशुल्क वृद्ध मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मानसिक बीमारियों, लक्षण और इलाज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जानकारी व उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा? गाँव तक आपकी टीम जाएगी, वहाँ पता करेंगे सर, तब आपको पता चलेगा। जिससे बीमारी अपने छुपा लेते हैं गाँव वाले भी। ब्लॉक स्तर पर हमारे विभाग द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जाना है। सभी ब्लॉकों पर मन कक्ष दिवस के रूप में बृहस्पतिवार को ये दिन मनाया जाएगा। उसमें हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक या परामर्शदाता पहुंचकर ऐसे रोगियों के बारे में उनसे परामर्श भी करेंगे, उनके इलाज की व्यवस्था करेंगे। CHO लेवल पर भी NCD कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों की अगर कहीं ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो उनके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर संदर्भित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हम समझते हैं कि हम ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाकर के उपकेंद्र स्तर पर भी ये व्यवस्था कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में अगर इस तरह के कोई बीमारी किसी भी व्यक्ति में परिलक्षित होती है तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा जिससे हम सब इस पर समग्र ध्यान दे सकेंगे। मानसिक दिवस क्या है सर? 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य। इस दिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, जन जन में चेतना जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में 10 से 16 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज उसी के संबंध में गोष्ठी की गई है, जिसमें इससे संबंधित लक्षणों के बारे में आम लोगों को जानकारी, जागरूक करने एवं मानसिक स्वास्थ्य की को प्राथमिकता पर रखकर इस पर चर्चा करने एवं लोगों का सहयोग करने, स्वयं भी प्रयास करें और सामाजिक रूप से प्रयास करें, इसके लिए कार्यक्रम
आयोजित किया गया है। काफ़ी करके बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सामान्यतः इधर बच्चों में ये समस्याएं बढ़ी हैं, ख़ासतौर से जब से हमारा परिवार एकल हुआ, हम साथ नहीं रहते हैं, लोगों को का एक दूसरे से संपर्क उतना अच्छा नहीं रहता है, बच्चे भी अकेलापन महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उनके लिए सारी आवश्यकताएं पूर्ति कर दी और उनका विकास इससे हो जाएगा, जो पर्याप्त नहीं होता है। बच्चों को समय न मिल पाना या विकास की दौड़ में ये समस्याएं इस आयु वर्ग में भी बढ़ रही हैं, जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करें सर जिससे मानसिक स्वास्थ्य के बचाव के लिए सबसे मूल बात है कि उसके लक्षणों को हम पहले पहचानें और उसको स्वीकार करें। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे या उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके इलाज के लिए ना तो सोच पाएंगे, ना समय दे पाएंगे, ना उसकी कोई सार्थकता होगी। तो बहुत आवश्यकता है कि पहले हम उसको पहचानें। तक भी है, गांव में भी ऐसी कहीं दिक्कतें हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? शहरी जीवन में ये समस्याएं आपको ज़्यादा मिलेंगी अगर तुलना करें ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी समस्याएं कम हैं, लेकिन अब जो विकास की दौड़ है वहाँ तक भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, और अगर उसके अनुरूप उनमें पर्याप्त मात्रा में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा बताया गया है कि बाढ़ क्षेत्र सगड़ी में सब कुछ नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है। दाम महुला में मनरेगा से बना एक रिंग बांध टूट गया है, जिससे दाम महुला गांव में पानी भर गया है। सभी ग्रामवासियों को बाहर कर लिया गया है। सभी मुख्य बांध सुरक्षित हैं। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि बांध से संबंधित कोई भी खबर किसी भी सत्यता की पुष्टि की प्रसारित न करें। अपर जिलाधिकारी से आजाद भगत सिंह स्वयं बाढ़ क्षेत्र में उपस्थित रहकर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जी, मैं राजीव रतन सिंह, उप जिलाधिकारी सगड़ी, इंसिडेंट कमांडर। एक सूचना प्रसारित हो रही है कि तहसील सगड़ी में बांध टूट गया है। वास्तव में वह एक छोटा बांध था जो कि रिंग टाइप का, जो दाम महुला गांव में था। उससे सिर्फ उसी गांव पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, बाकी कहीं प्रभाव नहीं है और सारे बड़े बांध सुरक्षित हैं। तहसील क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से किया जा रहा है। कोई समस्या नहीं, स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। घाघरा नदी के जलस्तर में विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। तमाम गांव पानी से घिरे हुए हैं, जिसमें लोग पलायन कर बंधे पर शरण लिए हुए हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी होने से लोगों का दैनिक दिनचर्या प्रभावित है। कुछ गांव के लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर भी अभी फंसे हैं। महाजी देवारा जदीद, मलहपुरवा, जजमनजोत, बरगास सिंह, निवाज सिंह, गंगापुर, शंकरपुर, हथियागढ़, कुडही, रसूलपुर चक्की, साहडीह, बिलहिया, रोशनगंज, इस्माइलपुर आदि गाँव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। वही नवबरार, देवारा जदीद किता, प्रथम किता, द्वयम नवरार, त्रिपुरारपुर, खालसा शिवपुर आदि ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसी परिस्थितियों में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव बाढ़ प्रभावित कई गाँवों में नाव से बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों से लगातार दूसरे दिन मिल रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में अपनी टीम से साथ मदद लगे हुए हैं और शासन प्रशासन को भौतिक परिस्थितियों की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द प्रभावित की सहायता करने के लिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कहाँ महुला गढ़ वहाँ महुला में। हाँ, कैंची टूटा। हाँ, बदलू के ये रात में टूटल है। बजे तो ना बता पा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती समारोह प्रातः अग्रसेन चौराहे पर मल्यार्पण पूजन से प्रारंभ हुआ। गुरुघाट स्थित दाऊजी मंदिर पर आरती हुई। इस क्रम में अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, अग्रसेन महिला महाविद्यालय, अग्रवाल धर्मशाला आजमगढ़ में हवन पूजन एवं प्रसाद वितरण किया गया। समाज के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सायंकाल 3 से महाराज
3 बजे से महाराजा अग्रसेन चौराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं, बच्चियां, पुरुष, बच्चे सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवाद के पुरोधा कुलदेवी माता लक्ष्मी जी की झांकी घोड़ों पर सवार महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्र के रूप में बच्चे पर सवार थे। महिलाओं ने पूरे शोभा यात्रा में ढोल, नगाड़ा एवं शहनाई की धुन पर खूब नृत्य किया। इलाहाबाद से आई झांकी शंकर के रूप में अघोर नृत्य, राधा कृष्णा की लीला, वीर जवानों की प्रस्तुति झांकी का मुख्य आकर्षण था। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए समाज के विभिन्न लोगों ने जगह जगह पर चाय, जलपान, मीठा आज की व्यवस्था कर स्वागत किया। आज की झांकी में अनवरत बच्चे, पुरुष, महिलाएं सब पूरी यात्रा में शामिल रहे। शोभा यात्रा महिला महाविद्यालय के प्रांगण में समाप्त हुई। इसमें श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट की अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन महिला विद्यालय, श्री अग्रवाल धर्मशाला, श्री अग्रसेन पुस्तकालय के साथ साथ अखिल भारतीय महिला प्रकोष्ठ, महिला मंडल, अग्रवाल युवा समाज के सभी पदाधिकारियों के साथ पूरे समाज की सहभागिता रही। सर, आज जो महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर तमाम कार्यक्रम की झांकी निकली, क्या कार्यक्रम रहा है? देखिए, शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अग्रोहा नरेश अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती होती है। आज अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट और अग्रवाल समाज के सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से जयंती की शुरुआत की। आज प्रातः 8 बजे अग्रसेन चौराहे पर हम लोगों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पूजन अर्चन किया और समाज के सभी लोगों ने वहाँ पर बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी की। इसी क्रम में माल्यार्पण के पश्चात हम लोग गुरु घाट स्थित दाऊ जी मंदिर में हम पूजन किए। तत्पश्चात श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में हवन पूजन हुआ, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में हवन पूजन हुआ, श्री अग्रसेन अग्रवाल धर्मशाला में पूजन हवन हुआ। आज के इस कार्यक्रम में आज 3 बजे से नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकलनी थी, जिसकी भी शुरुआत भी आज महाराजा अग्रसेन चौराहे से शुरू हुई। चौराहे से हम लोगों ने नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में इस शोभा यात्रा का समापन किया। आज की शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, पुरुष सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लिया और एक समूह का अपना परिचय दिया कि महाराजा अग्रसेन जो हमारे कुल के प्रवर्तक हैं, उनकी हम लोग आज जयंती मनाए। जयंती का मुख्य आकर्षण रहा महाराजा अग्रसेन और कुलदेवी लक्ष्मी जी की झांकी, साथ में इलाहाबाद से आई चौकी जिसमें राधा रानी का नृत्य, अवघड़ी लीला में भगवान शंकर का नृत्य, बनारस के अवघड़ रूप में बच्चों का नृत्य और साथ ही साथ वीर सपूत जो जवानों की वेशभूषा में आज उसमें नृत्य प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही आकर्षक रहा। नगर के तमाम लोगों ने तोरण द्वार और स्वागत द्वार बनाकर आज ये झांकी का जगह जगह स्वागत किया। सभी लोगों को फल, मिठाई, पानी आदि देकर इसका स्वागत किया। शहर के सभी समाज के लोगों ने और तमाम जन